सर, आपने अभी साफ-सुथरी छवि की बात की, तो बहुत सारे ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स में आता रहता है कि इंडिया के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, उसमें से 30 से 35% के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस होते हैं। आप देखिए, जब आप कहीं जाते हो तो अच्छाई बुराई दोनों आपको मिलती है। अपोजिशन तो पूरी तरह से डिरेल्ड है, ना उनके पास कोई नीति है, ना कोई एजेंडा है। वो धरातल ज़मीन अपनी खो चुके हैं। उनको राजनीति सत्ता विरासत में मिली थी। अब गरीब की बात जो करेगा वही देश पर राज करेगा। माननीय मोदी जी गरीब की बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर शो एंड आज हमारे साथ है उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री ब्रिजेश पाठक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज से पहले कभी किसी स्टूडेंट ने आपका इंटरव्यू लिया है? हाँ, कई यूनिवर्सिटीज़ में हम जाते हैं तो बच्चे वहाँ मिलते हैं, तो स्टार्टअप के तहत वो लोग अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो कभी-कभार उनसे बातचीत होती है। हाँ सर, सबसे पहले अगर पॉलिटिक्स की बात करें, पॉलिटिक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ आपकी लाइफ में? छात्र जीवन से हम लोग पढ़ते थे, तो लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव के दौरान हम लोग सामाजिक जीवन में आए। सबसे पहले मैं फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव बना स्टूडेंट्स यूनियन लखनऊ यूनिवर्सिटी में, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट एंड देन प्रेसिडेंट। तो सामाजिक जीवन में छात्र राजनीति से ही मैं हूँ। सर, आपको कोई बैकग्राउंड नहीं था, पॉलिटिकल बैकग्राउंड? नहीं, हमारे यहाँ कोई political background नहीं। क्योंकि सर, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे कॉलेज में भी पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं। नहीं, देखिए, मैं तो बराबर सभी स्कूलों में, डिग्री कॉलेजों में और विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में जाता हूँ जो ग्रेजुएट एंड अबव है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, तब तक देश को, प्रदेश को बेहतर ढंग से चलाने में हमें असुविधा हो रही है। सामान्यतः पॉलिटिकल लोगों के बारे में लोगों की इमेज भी ठीक नहीं है, तो अच्छे लोग जब आएंगे, पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे, तो हम अपनी इमेज को भी ठीक कर पाएंगे। सर, पर पॉलिटिक्स को एज अ नोबल प्रोफेशन नहीं देखा जाता हमारे देश में। सामान्यतः क्या है कि हम जितना भी अपनी पढ़ाई करते हैं डिग्री कॉलेजेज में या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो हम सामान्यतः रोजगार से जोड़ते हैं, और जैसे ही हम रोजगार से जुड़ते हैं तो उसमें सामाजिक जीवन या राजनीतिक जीवन रोजगार के लिए नहीं माना जाता है। और सच्चाई भी है, ये जो हम लोग जो इस काम में है, समाज सेवा का काम है, तो इसमें हम सोशल सिस्टम को और स्ट्रेंथन करते हुए समाज के निर्बल वर्ग लोगों को, महिलाओं को, किसानों को, नौजवानों को, और जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं माननीय मोदी जी की, उनको धरातल पर पहुंचाने के लिए काम करते हैं। जबकि दूसरी ओर सीधे सीधे जो माता पिता होते हैं, गार्जियन हमारे होते हैं, वो चाहते हैं कि बेटा रोजगार से जुड़े, पहले IAS IPS बने, ना बने तो बाबू ही बन जाए, ना बने तो दरोगा ही बन जाए। लेकिन अब ये भ्रांति टूट रही है। मैं सभी ऐसे यूथ से अपील करता हूँ जिनके पास ऐसी स्थिति है कि वो अपने घर के कामकाज के साथ साथ सामाजिक जीवन में उतर करके राजनीति में आ सकते हैं, तो उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं। हम उनकी मदद भी करेंगे। सर, आप तो स्वागत करते हैं, पर लोग इसे एज ए नोबल प्रोफेशन इसलिए नहीं देखते क्योंकि सब लोग गैस मारते हैं कि पॉलिटिक्स में थोड़ा ग्रे एरिया है, यहाँ पे काफ़ी करप्शन होता है, या फिर ग्रे एरिया नहीं है, यही भ्रांति बदलनी है। दरअसल ये नीति निर्धारक लोगों का एक समूह है, और जब हम लोग लोकतंत्र में चुनाव जीतते हैं, विधानसभा या लोकसभा में जाते हैं, तो हम लोग कानून बनाते हैं। कानून का इम्प्लीमेंटेशन हमारे ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में होता है। लेकिन जब तक पढ़े लिखे लोग कानून बनाने वाली श्रेणी में नहीं आएंगे, तब तक इसी प्रकार की भ्रांतियाँ समाज में रहेंगी। सर, टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट पॉलिटिक्स, मतलब कॉलेज लेवल पे जो पॉलिटिक्स होती है उत्तर प्रदेश में, अक्सर हम लोग देखते हैं छात्र नेता बड़ी प्रचलित टर्म है कि हर कॉलेज के छात्र नेता। तो स्टूडेंट लेवल पे पॉलिटिक्स होनी चाहिए कॉलेज लेवल पे? हाँ, देखिए, मेरा मानना है कि देखिए, समाज में हम सभी पिलर्स को स्ट्रेंथन करना होगा। लोकतंत्र की जो अवधारणा है भारत में, तो यहाँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को लेकर के हम चलते हैं, और चर्चा प्रेस की भी होती है कि चौथा स्तंभ है वो। हम सभी जब स्तंभों को स्ट्रेंथन करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारा मानना है कि हम यूथ से अपील करना चाहते हैं कि हमारे देश के, प्रदेश के सभी नौजवान जो अच्छे हैं, जिनकी घर की स्थिति ऐसी है कि वो सामाजिक जीवन में रहते हुए घर के कामकाज को आर्थिक मोर्चे पर बेहतर ढंग से संचालित कर सकते हैं, तो राजनीति में आए। उनका स्वागत है, हम उनकी मदद करेंगे, हमारी पार्टी उनके साथ है। सर, इसमें दो तरह के संस्थान, एक जैसे IIT जैसे कॉलेज जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं। वहाँ पे इस तरह के इलेक्शन होते हैं बिल्कुल प्यार से, कि बिल्कुल हम लोग मैनिफेस्टो बनाते हैं, हम रूम रूम से जाके कैंपेनिंग करते हैं बिल्कुल नॉन वायलेंस के साथ। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटीज़ के इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे थोड़ा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। दरअसल क्या है कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज में इलेक्शंस होते हैं, उन इलेक्शंस में जो लीडर होता है, उसके मन में भी कहीं ना कहीं ये रहता है कि हमको अच्छा पैकेज मिल जाएगा,
हम आईआईटी करेंगे, फिर एमबीए करेंगे, फिर हम यहाँ जाएंगे, फिर हम मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन करेंगे, फिर हमें पैकेज सर्वोच्च मिलना चाहिए। उसके मन में कभी नहीं रहता कि हमें प्रदेश को या अपने डिस्ट्रिक्ट को या स्टेट को या कंट्री को लीड करना है। तो जब तक हमारे मन में प्रारंभ काल से भावना नहीं आएगी कि हम लीड करेंगे और सच्चाई लोगों के सामने लाएंगे, हम गरीब जनता की आवाज़ बनेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। नहीं सर, लेकिन आईआईटी के जो बच्चे हैं, आप देखेंगे सिविल सर्विस में हो, चाहे एंटरप्रेन्योर्स हो, चाहे हर जगह उन्होंने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है और वो देश के लिए भी करना चाहते हैं। तो आपको ये नहीं लगता आईआईटी से पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए? मैं मानता हूँ आईआईटीज अच्छा काम कर रही हैं अपनी कंट्री में, और हमारे जो बिजनेस मैनेजमेंट संस्थान है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। आईआईएम अहमदाबाद, मुंबई और अन्य संस्थान अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन होता क्या, वहाँ प्राथमिक उद्देश्य जो है हमारे जीवन का, वो नौकरी की तरफ होता है, धनोपार्जन की तरफ होता है। जबकि राजनीतिक जीवन में हम लोग जिस विधा में काम कर रहे हैं, यहाँ सफलता का प्रतिशत बहुत कम है। दरअसल जहाँ सफलता का प्रतिशत कम होता है वहाँ लोग नहीं जाना चाहते। हम इसी लखनऊ में जब हम पढ़ने के लिए आए, आपकी उम्र से मैं छोटा था, मैं जब लखनऊ जब आया तो मैं 17 साल का था। तो अपने आप खाना बना के खाते थे, हॉस्टल में रहते थे, साइकिल में चलते थे, कभी कभी भूखा सोना पड़ता था, कभी कभी जो सीनियर्स हॉस्टल से निकाल भी देते थे, कभी अन्य दंड भी हमें मिलते थे। लेकिन लड़ते 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 हम लोग यहाँ तक आए। जैसे चींटी चलती है, चींटी की गति से हमें आना पड़ा। दूसरी तरफ राजनीति में जो हमारे उम्र के लोग हैं, उनको सांप सीढ़ी की खेल की तरह 3 नंबर से सीढ़ी मिल गई 99 पे जाने के लिए। हम लोग हर कॉलम में, मुझे जैसे सांप सीढ़ी के गेम में हर कॉलम में जाना पड़ता है, हम 0 से शुरू करके और 100 तक एक कॉलम में एक एक करके चढ़े हैं। तो मेरा मानना है कि हम अपने यूथ से फिर अपील करते हैं, हमारा जीवन धनोपार्जन के लिए नहीं होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद हमारे आदर्श हैं, उन्होंने कहा, तो हम सब उस आधार पर अगर आगे बढ़ेंगे तो भारत की संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, 5000 वर्ष से अधिक हमारी पुरानी संस्कृति है। और जितनी भी संस्कृति दुनिया में है, जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, सब हमारे बाद हैं। और सनातन संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जिसको कितनी बार भी तोड़ा गया, मरोड़ा गया, हमले हुए, लेकिन हम अक्षुण्ण रहे और मजबूत होकर के उभरे। पर सर, लेकिन आईआईटी जैसे संस्थान से पहले भी ऐसे लोग निकले, मनोहर पारिकर जी हो गए, फिर आपके अश्विनी वैष्णव जी हो गए। तो वहाँ के बच्चों ने साबित किया अपने आप को। मैं बता रहा हूँ, उनको ये मत मानिए कि वो केवल पॉलिटिशियन थे। जैसे अभी अश्विनी वैष्णव जी हैं, आईएएस की नौकरी की, वो अच्छा लगा उनको और फिर इधर आ गए। ऐसे ढेर सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य ही समाज सेवा था। जैसे ही हमने ग्रेजुएशन किया तो हम लाइन में लग गए, धीरे धीरे आ गए। आप भी ऐसा कर सकते हो। आप जब उन्होंने क्या किया, अपने को स्ट्रेंथन किया फाइनेंशियली, परिवार से शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर राजनीति में आए। और हम लोग, हमारी शादी भी राजनीति में आने के बाद हुई है, और हमने इसी विविधता से जुड़ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया है। सर, जैसे मैं एक स्टूडेंट और मुझे पॉलिटिक्स में आना है, मुझे देश को सर्व करना है, तो मेरे लिए क्या बात होना चाहिए? तो पहले तो आपको करना चाहिए, एक पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, और ऐसी पार्टी ज्वाइन करना चाहिए जो भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करती हो, कोई करप्शन के चार्जेज न हो, उनके लीडर जो हैं वो ग्लोबल हों, दुनिया में सर्वाधिक साफ सुथरी छवि के नेता हों। तो ऐसे लोगों के साथ आप जुड़ोगे तो आपको ग्रो करने का अवसर मिलेगा। सर, आपने भी साफ सुथरी छवि की बात की, तो बहुत सारे ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स में आता रहता है कि इंडिया के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, उसमें से 30 से 35% के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस होते हैं। आप देखिए, जब आप कहीं जाते हो तो अच्छाई बुराई दोनों आपको मिलती है, और समाज अच्छाई बुराई से ही बना है। तो हमको किसी कवि ने कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप शोभाए, थार थार को गहिले थोथा दे उड़ाए। तो हम राजनीतिक लोगों का दायित्व है कि अच्छी बातों को ग्रहण करके समाज के अन्य वर्गों के लोगों के सामने ले जाए, और जो बुरी बातें हैं उनको हम किनारे लगा दें। पर सर, आप तो वकील भी रह चुके हो, तो लेकिन उसमें ये चीज़ है ना कि जैसे किसी के ऊपर, जैसे मेरे ऊपर आज कोई पुलिस केस हो जाता है, तो मैं किसी सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं होता हूँ उस केस में। लेकिन पॉलिटिशियंस के ऊपर इतने चार्जेस होते हैं, फिर भी उन्हें तनख्वाह भी मिलती है, उन्हें पेंशन भी मिलती है। ये पॉइंट अच्छा, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि जिसके साथ लोग होंगे वही राज करेगा। हम लोग कस्टोडियन होते हैं, हम लोग कोई राजपाट चलाने के लिए हमारा दायित्व राजा की तरह नहीं है। पब्लिक हर 5 साल में हमारा रिन्यूअल करती है, और पब्लिक जिसे चाहेगी वही उसका नेता होगा, वही उसका नेतृत्व करेगा। तो ये पब्लिक पर है, हम सर्विस नहीं करते हैं। दूसरी तरफ आपको सर्विस मिल रही है,
अब आपको जो काम मिले हैं वो आपके रिटायरमेंट की अवधि तक आपको मिले हैं। हमको 5 साल पे फिर जनता के बीच में जाना है और यही लोकतंत्र की परिभाषा हमारे संविधान निर्माताओं ने तय की है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में। सर आपके राजनीतिक करियर की बात करें तो आपने जैसे आपने बताया कि अपनी यूनिवर्सिटीज़ में आपने चुनाव जीता, उसके बाद आप 2 से 3 पार्टियों में रह चुके हैं। तो आपने जो पार्टी का जो एक्सचेंज होता है तो इस हम जब छात्र संघ अध्यक्ष के बाद हम लोकसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी से लड़े। आफ्टर देन हमें लगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश में राष्ट्र प्रेम के साथ भारत माता को आकाश की बुलंदी को ले जा सकती है। हमने माननीय मोदी जी को चुना और हम लगातार तब से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। तो सर ये पार्टी की हर पार्टी की अपनी-अपनी आइडियोलॉजी होती है। तो पार्टी बदलने के पीछे आइडियोलॉजी क्या होती है? जैसे अभी आपकी आइडियोलॉजी क्या है? हमारी आइडियोलॉजी जो भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करना है, अपने राष्ट्र प्रथम की भावना को हमें और समाज में मजबूती दिलाने के लिए नौजवानों के बीच में काम करना है और हर स्थिति में जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबसे बड़ा गरीब हमारे लिए जाति है, दूसरा महिलाएं जिनको आधी आबादी है उसे हमें प्रमुखता से लेना है, किसानों को हमें जीवन स्तर में बढ़ोतरी लानी है और युवाओं को हम आगे करेंगे। हमारे लिए 4 प्रमुख बिंदु हैं। सर जब आपने स्टार्ट किया था अपना पॉलिटिकल करियर तकरीबन तब मैं किसी दल में नहीं था। हाँ, तब 20-25 साल हो चुके। तब मैं किसी दल में नहीं था। तो सर जब आपने स्टार्ट किया तो अभी में अपने आप में क्या चेंजेस महसूस करते हैं? मैं कभी कोई चेंज महसूस नहीं कर पाया। मैं सुबह रोज 8 बजे तैयार ऐसे ही हो जाता था और रात 12 बजे तक काम करता हूँ। सर सिंस आप अभी डिप्टी सीएम स्टेट के, तो व्हाट इज द रोल ऑफ डिप्टी सीएम? देखिए, डिप्टी सीएम का रोल ये है कि पूरे प्रदेश में जो डेवलपमेंट के काम हैं उनको हम देखें, मॉनिटरिंग करें, समय से पूरे हो जाएं, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो और प्रदेश में जो गरीब जनता है, जो पीड़ित है, उसकी हम आवाज़ सुने और हर स्थिति में लोगों के कल्याण के लिए काम करें। सर डिप्टी सीएम भी 2 हैं, तो आप दोनों के रोल्स कैसे डिफाइंड है अलग-अलग? दरअसल हम सामान्यतः हम लोगों के विभाग बटे हुए हैं और विभाग बटे होने की वजह से अपने अपने विभाग का काम देखते हैं, लेकिन इंटायर यूपी को हम चतुर्मुखी विकास की तरफ, डेवलपमेंट में नंबर 1 की तरफ और कानून के राज के नंबर 1 की तरफ ले जाने का काम करते हैं और गरीब पीड़ित जनता की बात सुनते हैं। सर जैसे कि आपने कहा कि जिस यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तो पॉलिटिक्स एज अ प्रोफेशन कितना टाइम मिलता है, क्या क्या काम होता है, ये एक पॉलिटिशियन की दिन लाइफ में एक दिन कैसा होता है? हमारे लिए कोई संडे मंडे नहीं होता है, हर दिन काम करना है और कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। सुबह 5:30 बजे 6 बजे से उठ करके रात में 12 बजे तक काम करना होता है। हमारा अपना समय 1 घंटे का होता है, जो 6:30 से 7:30 जो अखबार में पढ़ता हूँ, फ़ोन करता हूँ मित्रों को और बाकी सार्वजनिक जीवन। इसके अब अक्सर हाउस भी जाते रहते हैं स्पीच वगैरह के लिए? नहीं, हाउस जब चलता है विधानसभा तो विधानसभा में ही रहता हूँ। अच्छा, सर विधानसभा में आप सब लोग जो ये स्पीच और ये जो फनी कमेंट्स पास करते हैं, ये आप पहले से प्रिपेयर करके जाते हैं? नहीं, कभी क्या होता है जब हमें किसी बजट पे या राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर बोलना है तो तैयारी करके जाते हैं, लेकिन जो अचानक कोई बिंदु उठ गया उस पर जो हम लोग बोलते हैं तो कोई तैयारी नहीं रहती है। अपने अनुभव के आधार पर या तैयारी जो हमारी पहले से बातें जानकारी में उनके आधार पर जवाब देते हैं। सर हाउस से याद आया कि अभी रिसेंटली यूसीसी बिल पास है उत्तराखंड में, तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो उसे यहाँ कब लेके आ रहे हैं? अभी वेट करिए, समय आने पर हम बताएंगे आपको। सर एक अभी जब सिंस अभी लोकसभा इलेक्शंस भी आने वाले हैं ना, हम लोग उसी के लिए जो सीरीज शूट कर रहे हैं कि हम यूथ में थोड़ा पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ाएं। तो लोकसभा इलेक्शंस के लिए क्या प्रिपरेशन चल रही है, क्या मैनिफेस्टो? पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में राउंड क्लॉक वर्ष में 365 दिन जनता के बीच में रहती है, तो इलेक्शंस के लिए हमें अलग से कुछ नहीं करना होता है। हाँ, जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर होंगे, निर्वाचन आयोग घोषित करेगा, हम सब चुनाव में जनता के बीच में नॉमिनेशन के बाद जाएंगे और आप देखेंगे कि प्रचंड बहुमत के साथ माननीय मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन इस बार का मैनिफेस्टो किस तरीके से बनाया जाएगा, उसके बेसिस क्या इसके होगा? लिए हमारी एक कमेटी है और जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और उसमें देश और प्रदेशों में जो सामाजिक ताना बाना है उसमें किसकी क्या आवश्यकताएं हैं, प्राथमिकताएं क्या हैं, वो एक समिति तय करती है। सर इसके सिवा जो रोल ऑफ अपोजिशन है आजकल, अपोजिशन जो यहाँ पे पार्टीज है, एज अपोजिशन किसे देखते हैं यहाँ पे? अपोजिशन तो पूरी तरह से डिरेल्ड है, ना उनके पास कोई नीति है, ना कोई एजेंडा है। वो धरातल जमीन अपनी खो चुके हैं। उनको राजनीति सत्ता विरासत में मिली थी। अब गरीब की बात जो करेगा वही देश पर राज करेगा। माननीय मोदी जी गरीब की बात करते हैं। सर इसके सिवा आपका जो इतना लंबा राजनीतिक करियर रहा है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताइए कि आपने कुछ काम किया हो जो आपको लगा हो कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसी संतुष्टि हुई हो कुछ काम करके? दरअसल पिछली बार हमको काम करने का अवसर मिला था कानून मंत्रालय में, तो कोविड के दौरान जो
कोविड के नियमों के उल्लंघन के मुकदमे लगभग 5 लाख दर्ज हुए थे। तो ऐसे सभी मुकदमों को हमने एक झटके में समाप्त किया। इसके अलावा जो केवल राजनीतिक विद्वेष में मुकदमे दर्ज हुए थे, ऐसे सभी मुकदमों को पूरे प्रदेश से हमने पिछले कार्यकाल में समाप्त किया। अब हम मेनली स्वास्थ्य विभाग का काम देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में 75 के 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। हम साथ में नर्सिंग कॉलेज भी खोल रहे हैं, पैरामेडिकल कॉलेज भी खोल रहे हैं और MBBS की सीटों में हमने दोगुनी वृद्धि की है। पिछली बार 2500 के लगभग थी, अब इस समय हमारे पास 5000 के लगभग MBBS की सीटें हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में हमने सीटें लगभग दोगुनी कर दी हैं। इसके अलावा हमने क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया से समझौता किया है गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए। प्रतिदिन हम मरीजों की देखभाल करने के लिए रोज डाटा मंगाते हैं अस्पतालों में कितने मरीज आ रहे हैं। हमारे पास रोज लगभग 1,75,000 मरीज आते हैं अब अपने विभिन्न अस्पतालों में इंटायर स्टेट में, जिसमें केवल CSC स्तर के अस्पताल शामिल हैं, PSC और सब सेंटर नहीं है। ऐसे में 12,000 मरीज हमारे पास एक्सीडेंटल आते हैं, करीब 8-9 हज़ार मरीज गंभीर रोगों से ग्रसित आते हैं। हम 5,000 रोज निःशुल्क ऑपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात हमने जो माइलस्टोन साबित होगा, हमने सभी 75 के 75 जनपदों में डायलिसिस सेंटर स्थापित किए। पहले बड़े जिलों में डायलिसिस होती थी, किडनी के मरीजों को राहत दिलाने के लिए हमने सभी जनपदों में डायलिसिस सेंटर 10 बेड सभी जिलों में उपलब्ध हैं डायलिसिस करने के लिए। जो हमारी प्रेग्नेंट होने के दौरान बहनों को अल्ट्रासाउंड के लिए चक्कर लगाना पड़ता था अस्पतालों के, तो रेडियोलॉजिस्ट की कमी की वजह से हमने प्राइवेट जो हमारे अल्ट्रासाउंड सेंटर उनको जोड़ा है। हम बहन को चिन्हित करते हैं किसको अल्ट्रासाउंड की करने की आवश्यकता है, आशा वर्कर जाते हैं, उनका नंबर हम लाते हैं, उनके फ़ोन पर हम बारकोड भेजते हैं। तो प्राइवेट चिन्हित जो हमारे अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं उन पर जाकर वो निःशुल्क अपना अल्ट्रासाउंड गर्भधारण के दौरान 3 बार करा सकती हैं, आवश्यकता हुई तो 4 बार करा सकती हैं। उनको कोई पैसा नहीं लगेगा, बारकोड स्कैन करते ही सरकार के खाते से पैसा कट जाएगा। ऐसे ढेर सारे हमने काम उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिए किया। सर इसके सिवा कभी लो फील करते हैं? कभी आज तक कोई लोवेस्ट मोमेंट जो रहा हो लाइफ में, कि कभी लो फील किया हो बिल्कुल कि राजनीति में कभी लो फील होता है ना बिल्कुल कि ये मैं कहाँ गया? नहीं, मुझे कभी फील नहीं हुआ। हम प्रतिदिन उतने उत्साह से ही जुटते हैं जैसा मेरा पहला दिन हो। जैसे स्टार्टअप हमने 1987 में लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के विधि प्रतिनिधि के रूप में लिया था, वैसे ही स्टार्टअप के लिए मैं रोज़ सुबह उठ करके तैयार होता हूँ। प्रतिदिन नई चुनौतियों को आगे आकर के मैं स्वीकार करता हूँ और उनको हल भी निकालने का काम करता हूँ। सर यूपी काफ़ी एक डाइवर्स स्टेट है, यहाँ पे तमाम तरह के लोग रहते हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे बहुत सारी जो पार्टियाँ हैं, मतलब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है। तो आपकी जो पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से? देखिए, माननीय मोदी जी ने जो जाति आधारित राजनीति थी उसको समाप्त कर दिया है। अब जो गरीब की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो महिला की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो युवाओं की बात करेगा वही देश पर राज करेगा और जो किसानों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा बदल करके इन चारों लोगों को समाहित करते हुए गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। ठीक है सर, ऑन द एंडिंग नोट में एक तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आपकी पार्टी थोड़े IITs भी थोड़े रंगरूट हायर करे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग सर्व करना चाहते हैं नेशन को। आप अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो IIT में पढ़ रहा है या पढ़ चुका है और वो पॉलिटिक्स में आना चाहता है, वो हमारे संपर्क में उसको लाइए, हम उनको काम देंगे और समाज में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है सर, ऑन द एंडिंग नोट में चाहूँगा कि आप स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए एक थोड़ा संदेश दे दें। हम उत्तर प्रदेश के सभी नौजवानों से अपील करते हैं, कृपया मन लगाकर जो भी काम तुम्हें आज मिला है उसे बेस्ट देने का काम करें, किसी भी स्थिति में कोताही न करें। जीवन में अगर सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करना है तो हमें प्रतिदिन अपने जीवन का लक्ष्य तय करते हुए आगे बढ़ने के लिए काम करना चाहिए। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम को बेहतर से बेहतर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और आपको पॉलिटिक्स में आने पर भी कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। राजनीति में आपका स्वागत है। यदि कोई भाई आना चाहता है, हम उसकी मदद करेंगे, उसको आगे बढ़ाने में अपना पूरा जो हमारी जो स्ट्रेंथ है, हम पूरी ताकत उसके पीछे लगाने का काम करेंगे। Okay, so that's all for today. Thank you so much, sir, for coming and giving us your time. Thank you so much.